देखो बेटा, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। ठीक। तो ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, दो तीन क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। टू मटेरियल्स सिलिकॉन Si and copper are cooled from 300 Kelvin to 600 Kelvin. What will be the effect of their resistivity? क्या कह रहा है कि दो मेटल्स हैं अपने पास। कितनी मेटल्स हैं? दो मेटल्स। दो मेटल्स हैं अपने पास, टू मेटल्स। ठीक। पहला है सिलिकॉन एंड सेकंड है कॉपर। बेटा जो सिलिकॉन होता है ये हमने लास्ट में पे बताया था, ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। ठीक है। जबकि ये क्या है? मेटल है। ये क्या है? मेटल है। ठीक। अब सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टाइम पे। हमने पढ़ा था कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और फिर अलॉयज के लिए। ठीक। तो ये जो सिलिकॉन है ये हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की क्या होगी? वैल्यू घटेगी। और अगर टेम्परेचर हम घटाएंगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन कैसा पढ़ा था? तेजी बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। ठीक। अच्छा, कंडक्टर के केस पे चले तो कंडक्टर के केस पे क्या होगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू तेजी से क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाओगे ये वैल्यू भी क्या होगी? तेजी से क्या होगी बेटा? कम होगी। यही पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टर्न पे। अच्छा, अब करना क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट क्या होगा ये पता लग चुका है। क्या कह रहा है कि अगर हम 300 केल्विन से 60 डिग्री केल्विन, 60 केल्विन तक ले आए, मतलब इसको क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? याद करो भाई, ऐसा कुछ था? ऐसा ही था ना? अच्छा। अच्छा, ग्राफ बना सकते हैं क्या? देखो याद होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाया था हम लोगों ने फॉर सेमीकंडक्टर एंड फॉर मेटल्स। पहले सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ रख रहे हैं हम टेम्परेचर और यहाँ पर रेजिस्टिविटी। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमने पहले क्या देखा था? टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही थी? घट रही थी। बट यहाँ पर मैं जब टेम्परेचर घटाना है तब रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक। अगर ये सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर यहाँ कौन सा है? Si, सिलिकॉन। ठीक। फिर मेटल के लिए अगर बात करें, कॉपर के लिए, तो इस केस में पढ़ा था हमने, ग्राफ ये वाला पढ़ा था कि इनिशियली इसकी कुछ वैल्यू होगी, है ना? और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा? एक्सपोनेंशियली जो रो की वैल्यू है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू वो बढ़ेगी। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर घटा रहे हैं तो टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। ये ग्राफ उल्टा ले लेना है हमको। मतलब मानना है कहीं यहाँ पर वैल्यू थी, टेम्परेचर क्या था? कोई T1। T1 टेम्परेचर कितना है अपना? 300 केल्विन। अब टेम्परेचर डाउन किया गया, डाउन करके कहाँ आ गया बेटा? T2 60 केल्विन। तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो हमने लिखा है ये वेरीफाई कर रहा है ग्राफ। कर रहा है ना? ठीक। तो यहां से दिख रहा है कि किस तरह से रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाने पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की, सॉरी, सिलिकॉन और कॉपर की क्या होगी? चेंज होगी। कोई डाउट तो नहीं? नोट कर लो इसको। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2019 में पूछा गया और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
ठीक है, कह रहा है IV ग्राफ फॉर मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 shown in figure, which of the two temperature is lower and why? T1 T2 में से कौन सा टेम्परेचर लोअर होगा और क्यों, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ ग्राफ किसका दे रखा है, वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज एंड करंट का। ठीक है, तो एक बार जरा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VI ग्राफ अगर हम बनाए इस तरह से, ठीक है, स्लोप है, ध्यान से समझो, तो T1 T2 का जो कर्व है वो क्या बना रहा है बेटा, स्लोप बना रहा है। तो मैथ में ऐसा पढ़ा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो तो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। लेकिन अगर ये इंटरसेप्ट कर रही होती है y एक्सिस पे तो या तो प्लस होता या तो क्या होता, मान लो अगर ये ऊपर की ओर होती तो प्लस सी, और नीचे की ओर इंटरसेप्ट करती y पे तो माइनस सी। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये ओरिजिन से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स होगी केवल। अच्छा, यहाँ m क्या है, स्लोप है, m क्या है बेटा यहाँ पर, स्लोप। अच्छा, यहां से अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो स्लोप क्या होगा, इस फॉर्मूले से x को डिवाइड कर दो तो y अपॉन x, यानी y कुछ भी है वो क्या है, परपेंडिकुलर, x कुछ भी है वो क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा, किस में आता है, tan थीटा। यानी इस लाइन का स्लोप निकालना तो क्या निकाल दे, tan थीटा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है वो V और I के बीच में है, V और I के बीच में, जरा करके देखते हैं। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो m इक्वल टू क्या है बेटा, y अपॉन एक्स, y डायरेक्शन में क्या है, I है, और x डायरेक्शन में क्या है, v। I अपॉन v कुछ होगा क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर, v अपॉन I इक्वल टू r, तो I अपॉन v किसके बराबर, 1 अपॉन r के, 1 अपॉन r के। ठीक, अच्छा अब स्लोप किसका ज्यादा होगा, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा। T1 है ना, ये वाला एंगल आप θ1 बोलो, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या बोलो, θ2। ठीक, अब ध्यान समझो, अच्छा θ1 ग्रेटर है θ2 से, क्या गलती हुई हमसे, गलती हुई जो T1 वाला था ना उसको θ2 बोल दे रहे थे तो उल्टा हो जा रहा था जस्ट। ठीक है, तो क्या मानना है हम लोगों को, हमको मानना है जो T1 वाला जो स्लोप है उसका एंगल कितना है, θ1, और जो T2 वाला है उसका स्लोप क्या है, θ2। ठीक, अब यहां से क्या दिखा, θ1 ग्रेटर है θ2 से, यानी स्लोप m1 ग्रेटर है m2 से। ठीक, अब m1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r1 ग्रेटर देन 1 अपॉन r2। अब इसको रिवर्स कर दे, अगर अगर इसको रिवर्स करो तो ये साइन भी क्या होगा, रिवर्स, तो क्या हो जाएगा r1 r2, यानी r2 बड़ा है किससे, r1 से, r2 बड़ा है किससे, r1 से। ठीक है, ये है क्या चीज, तो T1 T2 क्या है, टेम्परेचर है, T1 T2 क्या है, टेम्परेचर है, और ये किसके लिए ग्राफ है, मेटालिक वायर के लिए। अब मेटालिक वायर में पता है जिसका मेटल के लिए जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अब बेटा R2 ज्यादा है, R2 ज्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी T2 बड़ा होगा किससे, T1 से। ये प्रूफ हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या निकालना है तुमको, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, नोट कर लो इसको, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। देखो बेटा, अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है जरा इसको समझते हैं पहले, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो हमने किसी वायर से पास हो रहे करंट की बात की थी, है ना, क्या कहा था, ये वायर है, इसके लेंथ मान ली कितनी है, L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। ठीक, फिर कहा हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो। ठीक, मान लिया इस क्रॉस सेक्शन एरिया से
क्यू चार्ज पास हो रहा है टी टाइम में। कितना चार्ज पास हो रहा है बेटा? क्यू चार्ज पास हो रहा है टाइम टी में। ठीक, हमने पूछा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा। टी टाइम में क्यू चार्ज, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा? क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। ठीक है, ऐसे मानो ना 10 कूलम चार्ज 10 सेकंड पास हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा? क्या करोगे? 10/10 करोगे ना। ठीक है, ये जो 1 सेकंड में जो चार्ज पास हो रहा है, पर सेकंड में जो चार्ज पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, किसी को क्या बोला था बेटा हम लोगों ने? करंट। क्या बोला था? करंट। आया ना? ठीक है। अच्छा, अब इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले लो। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास होगा पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसी को क्या नाम देंगे? करंट डेंसिटी। क्या बोला? करंट, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, एक कंडीशन और है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो करंट के परपेंडिकुलर, यानी प्रोवाइडेड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज परपेंडिकुलर टू द करंट, यानी करंट इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर पास हो रही है। ठीक, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या बना बेटा? इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना करंट डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी को बेटा हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जे से। और करंट को सॉरी आई से, और अपॉन में एरिया ए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? जे इक्वल टू आई अपॉन ए। अच्छा, यूनिट क्या बनेगी भाई इसकी? बताना जरा, यूनिट क्या होगी? देखो, यूनिट करंट की होती है एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन गई। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ऐसे वायर दे देगा, क्या बताओ उसकी करंट डेंसिटी कितनी है, मतलब इसमें से पर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है वो पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा इसको। मान लो ये वायर हमारे पास गिवन है और कह रहा है कि इस तरह से वायर है, ये जो वायर क्रॉस सेक्शन कट किया गया है, बताओ इसमें करंट डेंसिटी कितनी है? करंट डेंसिटी कितनी है? तो देखो करंट तो अभी भी ऐसे ही पास हो रही है ना, वो तो ऐसे ही चल रही है। यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है क्या? कैसे समझो? जहां बना लो, ये ये करंट है। ठीक, आई। अगर यहाँ वाला क्रॉस सेक्शन देखे तो अभी भी तो ऐसे ही है बेटा, क्या उसमें चेंज आया क्या? चेंज कहाँ आया? यहाँ आया। अब यहाँ वाले पोर्शन पर अगर हम इतने पे, हमें पता है कि जो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर क्या करें, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो जो एरिया वेक्टर दिखाई देगा वो इधर दिखाई देगा। आया कि नहीं आया? इधर दिखाई देगा। ठीक, लेकिन हमें क्या लेना है? करंट के परपेंडिकुलर। करंट हमेशा इस एरिया के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। मतलब परपेंडिकुलर मतलब अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शन इधर है तो एरिया वेक्टर भी तो इधर ही होगा। आया ना? ये समझो, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे कट कर लिया, तो एरिया तो ये जा रहा है और करंट ये जा रही है, तो इनके बीच एक एंगल दिखाई देगा, क्या? थीटा। हमें क्या लेना है? हमें एरिया का वो पार्ट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो एरिया पर क्या होगी? परपेंडिकुलर। करंट ऐसे जा रही है, तो इस पर अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो भी तो यही जाएगा। आया ना? सेम डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी? यानी करंट की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, तो आई का एक कम सॉरी आर का एक कम एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में काम करेगा। एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में काम करेगा, कौन सा होगा बेटा? और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। थीटा से लेकर जो भी कंपोनेंट होता है उसे क्या नाम देते हैं? कॉस कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉस कंपोनेंट। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट। यानी इस केस पे अगर आप करंट डेंसिटी का फॉर्मूला निकालोगे तो करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए कॉस थीटा। आई अपॉन ए कॉस थीटा। कोई डाउट तो नहीं?
इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल में यूज होता है। अब यहीं से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर। करंट के बारे में तो पता है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। एरिया के बारे में पता है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। हमें पता करना है कि जो करंट डेंसिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर। इसके लिए क्या करो, ए कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई मारो जरा, तो आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब ये तो कहीं 11 में पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है कि भैया दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें और साथ में क्या आ जाए, कॉस, तो नई क्वांटिटी क्या होगी। अब वेरीफाई भी हो रहा है कि करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में। जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में। याद रहेगा ना, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में। या कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई डाउट, नोट कर लो इसको। अगला जो टॉपिक है बेटा, इसमें एक छोटा सा रिलेशन को पढ़ेंगे, जिसको 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। क्या है, जो रिलेशन है उसका नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। ठीक, तो पहले तीनों के जरा फॉर्मूले हैं जो वो लिख लेते हैं। ठीक, करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा, J इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी छोड़ देते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, है ना। अच्छा, करंट का कुछ फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आनी, तो करंट का फॉर्मूला एक पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। उसको जरा लिख लेते हैं। देखो, करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में एन ई ए वी डी, ठीक है, और वी डी का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ई टाउ अपॉन एम। ठीक, अगर ई की जगह पर v बाई एल रख दोगे तो क्या आ जाएगा, v अपॉन एम एल। ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। ये वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो देखो क्या बनेगा, I इक्वल टू एन ई ए, इसको तो ऐसे लिख दो, और वी डी की जगह क्या लिख दो, ई ई टाउ अपॉन एम। ये पता है क्यों किया है, क्योंकि हमको रो भी बनाना है, रो भी इस इक्वेशन के अंदर लेके आनी है, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाना है, तो वो आ जाएगा भी। करंट के साथ में आपके साथ रो भी मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी। कैसे, इसको कंबाइन करो जरा, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, एन ई ए, तो ऐसे लिख दो। अच्छा, ई से ई मल्टीप्लाई हो गया, तो ई स्क्वायर ए, क्या बचा, ई टाउ अपॉन एम। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। अगर इसको हम अरेंज करें तो हम क्या देखेंगे बेटा, देखो जरा ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख दें, आई को तो ऐसे लिखा, इधर से ए डिवाइड भेज दिया। ठीक, ऐसा करने से क्या बन जाएगा, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। करो जरा, तो आई अपॉन ए इक्वल टू, अच्छा यहां पर अगर हम एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम को अलग कर दें तो, क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बताएंगे। एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, क्यों किया देखो, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रो इक्वल टू, मैं नीट देने गया, है ना, पढ़ा था ना, क्लास 10 पे ही बताया था, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अगर रट्टा मारोगे तो भैया कहीं एन भूल गए, एन की जगह ए ले आए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक जो बताया उसको दिमाग में बैठा लो। मैं नीट देने गया, ठीक है, तो इसको लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, एम अपॉन एन ई ई टाउ, है ना। ठीक, तो क्या बन गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अच्छा, अब ये बेटा रो इक्वल टू ये फॉर्मूला है, बट यही फॉर्मूला हमको ऊपर दिख रहा है, बट रेसिप्रोकल फॉर्म में, ये वाला टर्म ऊपर है और ये वाला टर्म नीचे है, तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं क्या। ये बन गया आई अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन
रो इंटू ई। सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देखो आई अपॉन ए किसके बराबर है, जे के। 1/रो किसके बराबर है, सिग्मा कंडक्टिविटी के। और इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ लिख दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। कोई डाउट, पक्का, नोट कर लो इसको, क्या है, ठीक है, 2 नंबर में। ठीक है, देखो भाई अगला जो टॉपिक है बेटा उसको पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके बेस पर हम कई सारे अपने डेली लाइफ में कुछ इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एमआरआई, सुपर कंप्यूटर। तो इंडिया ने भी एक सुपर कंडक्टर बना रखा है, इसका नाम क्या है, परम। ठीक, अब समझना जरा कि ये सुपर कंडक्टर्स होते क्या है। तो हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा कि कंडक्टर्स का हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इनिशियली कुछ वैल्यू होगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे जैसे इनका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनका जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, अब इंक्रीज हो रही तो डिक्रीज भी करा सकते हैं, हाँ या ना, तो डिक्रीज कराते हैं। अगर कहता है अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हम डिक्रीज कराना स्टार्ट करें, वैसे देखो बुक में जो ग्राफ है ना वो अलग तरीके से रखा है, लेकिन समझाने के लिए उसको तुम्हें हम अलग तरह से बना रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, जब हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो क्या है, या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर घटाओ तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखो ध्यान से, टेम्परेचर जीरो कर दिया है हमने, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, जीरो। क्या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू जीरो है, नहीं हो, है क्या, नहीं है। ठीक, तो कहता है कि अब अगर हम टेम्परेचर और घटाना स्टार्ट करें, माइनस में ले जाए, कहां ले जाए, माइनस में, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, तो ये ग्राफ बना इधर रहा है लेकिन एक्चुअल में जाएगा किधर, इधर, क्योंकि ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो। वो टेम्परेचर पता कितना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, -196 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हम इतना कर दें तो उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाए तो उससे अगर करंट फ्लो कराएंगे तो करंट का क्या अपोज होगा, नहीं होगा, करंट प्रॉपर पास होगी। ठीक है, और बहुत अच्छे अमाउंट में पास होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी लगातार होती रहेगी। रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी वो जो कंडक्टर है उसमें एक बार कंडक्टिविटी कर दोगे, यानी एक बार करंट फ्लो करोगे तो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगा, फ्लो करता रहेगा। ठीक, यानी उसमें करंट का लॉस नहीं होगा। ठीक, अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल है जैसे एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या होती है समझो जरा, इसमें ये देख रहे हो बेटा ना, ये जो बड़ा सा पार्ट देख रहे हो, इसमें बहुत बड़ी मैग्नेटिक कॉइल होती है। क्या होती है, कॉइल कह सकते हैं, किस तरह की, कॉपर वायर की। कैसे, कॉपर वायर की। अब हमें पता है किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो कराएं तो इसके अराउंड 10 में पढ़ा था, करंट अगर किसी वायर से पास करा रहे हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। और यही करंट क्या करेगी, एक इमेज बना के देती है किसके, पर्सन की स्कल की। ठीक, अच्छा, तो क्या होगा अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दें तो क्या करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी, करंट का अपोज होगा। करंट का अपोज होगा तो जितनी डिजायर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो क्या अचीव हो पाएगी, हमको नहीं हो पाएगी। जब अचीव नहीं हो पाएगी तो क्या इमेजेस बन के मिल पाएंगे, हमको नहीं मिल पाएंगे। तो यहां पर इसका जो इसके अंदर जो कॉइल इस्तेमाल की है उसका रेजिस्टेंस बहुत लो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर लगातार क्या करते हैं, कम करते हैं। टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी करंट एक लार्ज अमाउंट में फ्लो करेगा।
लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, उसी तरह के सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। देखा होगा कभी आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करोगे तो क्या दिखाई देगा कि जो इसमें सीपीयू होते हैं वो लिक्विड में डिप करके रखे जाते हैं। लिक्विड्स के अंदर क्या होते हैं, डिप होते हैं। वो पानी नहीं होता है, एक तरह का लिक्विड होता है, कूलेंट होता है। क्या होता है, कूलेंट। जो क्या करता है, जो सीपीयू है उसका टेम्परेचर क्या करता है, लो करने के काम करता है। कूलेंट है, जैसे हम लोग अपने बाइक में कूलेंट डालते हैं, क्या डालते हैं, मोबिल, है ना। मोबिल का काम क्या होता है, इंजन को कूलेंट प्रोवाइड करना ताकि उसके जो पार्ट्स है वो प्रॉपरली वर्क करते रहे। हीट भी कर जाए तो वो कूलेंट की तरह बिहेव करे, है ना। उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, पानी नहीं होगा भाई, है ना। पानी हो तो सब डैमेज हो जाएगा, ठीक। तो वो क्या काम करता है, टेम्परेचर को लो करने का काम करता है। अब टेम्परेचर जितना लो होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए इतने लार्ज अमाउंट में क्या कर पा रहा है, काम कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और इस फंक्शन पर या इस प्रोसेस पे जो भी डिवाइसेस काम कर रही हैं उसके अंदर जो कंडक्टिविटी हो रही है उसे हम बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। कोई डाउट, नोट कर लो इसको। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ की भी कुछ लिमिट है, ठीक है। ओम्स लॉ की क्या है, लिमिट है। एक लिमिट तक वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करके देखते हैं। देखो मान लो ये कंडक्टर है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। ये तो पता है कि जो सेमी कंडक्टर्स होंगे वो ओम्स लॉ को तो फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे। पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, इसको हमने एक वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करें, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो करंट फ्लो करेगी, है ना। करंट फ्लो करेगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, आया ना, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेगा विथ वेलोसिटी वीडी। लेकिन क्या होगा, रास्ते में आ रहे दूसरे इलेक्ट्रॉन से बार बार टकराएगा। भाई ये जा रहा था, टकराया, इधर जाना चाह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगी, इधर जाएगा। टकराया, फिर ये इधर भागा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर खींचेगी तो इधर भागा, है ना। मतलब ऐसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन था रैंडम मोशन कर रहा है, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ये इधर भागेगा। भागा, सामने आया क्या, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आया ना। अब ये टकरा के भागना चाह रहा था किधर, इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इसको खींचेगा इधर। ये ऐसे गया गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो इधर खींचेगा इसको, तो अब ये इधर चलना स्टार्ट कर देगा। फिर ये टकराया किससे, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, किधर भागा, इधर की ओर मान लो भागा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इसको खींचेगा और किधर ले आएगा, इधर। तो लगातार देखो इसका मोशन इधर की ओर होता जा रहा है, यहाँ था यहाँ पहुंच गया, यहाँ था यहाँ पहुंच गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस तरह से लगातार ये क्या होगा, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन करेगा, ठीक। फर्दर अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं तो इस कंडक्टर का टेम्परेचर भी क्या होगा, राइज होगा। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को गेन करेंगे, टेम्परेचर से मिलने वाली एनर्जी को गेन करेंगे। गेन करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कोलिजन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। कोलिजन क्या हो जाएगा, तेज। तो कोलिजन तेज होते ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप और पोटेंशियल को बढ़ाओ तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, भाई कोलिजन बढ़ गया, तो अब कोलिजन बढ़ गया तो मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर अपोजिंग फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर पाएगा, नहीं। अगर इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा तो क्या करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगा, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो इसको ग्राफ पर दिखाएं तो क्या दिखा सकते हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर ये वोल्टेज, यहाँ पर ये
करंट, एक लिमिट तक हमें क्या दिखाई देगा, ये ओम्स लॉ को फॉलो होता दिखाई देगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये वैल्यू लगातार क्या होगी, डिक्रीज हो, ये वैल्यू लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो भैया कंडक्टर के लिए एक लिमिट के बाद वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, तो यहां तक तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जरा ध्यान से देखो, अब V तो बढ़ रहा है, क्या I की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं, I की वैल्यू नहीं बढ़ रही। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। फिर सेमीकंडक्टर्स जो भी होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कौन, सेमीकंडक्टर्स, इसकी भी कहानी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। जैसे जैसे हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच जो सिंगल कोवल बॉन्ड है वो आयनाइजेशन एनर्जी गेन करके बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक डाउन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो जो वैकेंट प्लेस हुआ उसे क्या बोलेंगे, होल। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे, नंबर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर डेंसिटी के, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अगर एन की वैल्यू बढ़ रही तो रो की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो क्या लिखा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, आयंस डेवलप होंगे, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू घटेगी, ठीक। अब इसको हम वीआई ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा अभी तुम्हें ग्राफ पढ़ा दे रहे हैं, सिर्फ ग्राफ बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी सबसे लास्ट चैप्टर फिजिक्स के अंदर अपना आएगा सेमीकंडक्टर, तो वहां देखेंगे इसका ग्राफ वेरी कैसे कर रहा है, ठीक। यहाँ पे रखेंगे हम वोल्टेज और यहाँ रखेंगे हम करंट, फिर यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ पर करंट नेगेटिव आएगी। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है उसे फॉरवर्ड बाइजिंग बोलेंगे, और यहाँ पे जो भी काम होगा वो क्या होगा, रिवर्स बाइजिंग। उल्टा कनेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा। मतलब इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या होगा, इनिशियली अप्लाइड वोल्टेज में करंट की वैल्यू में इंक्रीज होगा बट स्मॉल होगा, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज में सडनली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बाइज में हमें ऐसा ग्राफ दिखेगा। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसको समझो, अभी हम कह रहे हैं सिर्फ इतना समझो कि वीआई ग्राफ कैसा होगा इसका। वोल्टेज बढ़ाओगे तो इनिशियली करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज में सडनली वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर अगर वोल्टेज घटाए तो करंट की वैल्यू पहले केस पे ऑलमोस्ट जीरो होगी, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे सडनली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बताओ क्या ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये लिमिटेशंस पॉइंट है इसके, ओम्स लॉ के। ओम्स लॉ एक पर्टिकुलर कंडीशन तक ही काम करेगा। और कुछ ओम्स लॉ की डेफिनेशन से समझ लें, पॉइंट है कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना करें, इफ टी डज नॉट चेंज, तो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। इफ इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ डू नॉट चेंज, तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर काम करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, लिमिटेशंस पॉइंट है किसके, ओम्स लॉ के, जिसे हमें याद रखना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंडीशन तक ही कंडक्टर भी क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसके बाद क्या वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। देखो अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो है रजिस्टर इन सीरीज। तो ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, ऐसी हर एक डिवाइस, हर एक कंडक्टर जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ अपने पास तीन रजिस्टर्स है, एक दो तीन, ठीक। इनको हम पहले सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। इन रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 R2 एंड R, कितना है, R1 R2 एंड R3, ठीक। इसको क्या करते हैं, हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। याद रखना कि ये बैटरी या जो सेल है इसका जो वोल्टेज है वो वेरिएबल नहीं है, एरो नहीं बनाया आपकी बात, वेरिएबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे एक तरह एक स्विच भी लगा दें, की बोलेंगे जिसको हम,
ये की है बेटा, की को क्लोज करें तो जैसे ही की क्लोज करेंगे करंट एक पास होगी इसमें से, ठीक है। करंट की वैल्यू सीरीज में क्या होगी, टेन में पढ़ा था, सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस से पास हो रहा करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक। अच्छा, अब वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हर एक का क्या है, अलग है, तो वोल्टेज का ड्रॉप हर एक पर क्या होगा, अलग होगा। अगर रेजिस्टेंस सेम होता तो वोल्टेज ड्रॉप हर एक पर क्या होता, सेम होता, ठीक। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहेगी, पहला पॉइंट। करंट passes through each conductor will be same, ठीक। और जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें हर एक पे तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले पर V1 हो गया मान लिया, दूसरे पर V2 और तीसरे पर V3। कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V यहाँ पर टोटल पोटेंशियल है तीनों का, I करंट तो सेम है, और R टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों का, ठीक। अब अगर हम V1 R1 के टर्म में चले तो ये बन जाएगा V1 इक्वल टू आई R1, और अगर हम V2 के टर्म में चले तो बन जाएगा आई R2, V3 की वैल्यू हो जाएगी आई R3, ठीक है। अच्छा, टोटल पोटेंशियल कितना है अप्लाई किया, V, जो डिवाइड हो रहा है V1 V2 और V3 में, तो क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। V की जगह लिखेंगे क्या हम, देखो लिखा है आई आर, V1 की जगह पर आई R1, V2 की जगह पे आई R2 और V3 की जगह पर आई R3। आई कॉमन निकाल लो, दोनों तब क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो आया ना इसको बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने का बेनिफिट क्या है, देखो मान लो कि जो पहला रेजिस्टेंस है लेट कर लिया ये 2 ओम का है, दूसरा जो है पहला वाला R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, और R3 जो है वो कितना है, R3 मान लिया 4 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 9 ओम, कितना है 9 ओम। तो इंडिविजुअली रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और जब इनको ऐड कर लिया सीरीज और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, यानी करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट क्या होगी, कम होगी, ठीक। कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा तो जो करंट पास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर हम कई सारे रजिस्टर्स सीरीज में अप्लाई करते हैं, ठीक। चलो अगला देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, इसी में अगला क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड होगी, और वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो दो पॉइंट के बीच में लगेंगे, और दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा वो सेम काम करेगा, तो जितने भी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाओगे उस सब का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं जिसके रेजिस्टेंस बेटा है R1 R2 एंड R3, दिख रहा होगा लेकिन फिर भी हमने सोचा लिख दे इसको, है ना, ठीक। हमने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से विद द हेल्प ऑफ की, वैसे ये सेल का सिंबल होता है ना, लेकिन हम लोग बैटरी मान रहे हैं, अभी आगे हमने अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो हम बैटरी ही मानेंगे, क्या मानेंगे, बैटरी, ठीक। ये की है अपने पास, ठीक। जैसे की क्लोज करेंगे करंट पास होगी, करंट यहां से निकलना स्टार्ट करेगी, सेल से निकलेगी, करंट निकली आई, करंट जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो इस पॉइंट को नाम देते हैं क्या, ए, इस पॉइंट को नाम दे दिए क्या, बी। जैसे इस पॉइंट पर पहुंची करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी,
अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम होंगे तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अगर तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ठीक, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर करंट की वैल्यू कम होगी, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, चलो, तो यहां से मान लिया करंट जा रही है कितनी, I1, इससे जा रही है I2, और इससे जा रही है I3। वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में ही है। अच्छा, कनेक्शन कैसे पहचानोगे, पैरेलल है, हर एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल कनेक्ट होगा एक कॉमन पॉइंट से, और हर एक का एक टर्मिनल कनेक्टेड होगा दूसरे पॉइंट से। ये तो 10th वाला है। ठीक है, अब सर्किट बन के आएंगे, वहां कैसे पहचानोगे, अगर सर्किट में जैसे ही पॉइंट पे गए करंट डिवाइड हो जाए, दो रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो जा रही है, तो करंट जब भी डिवाइड हुई तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस पैरेलल में। और अगर करंट डिवाइड नहीं हुई, सेम करंट जा रही है, तो क्या कहेंगे, सीरीज में। क्या है, सीरीज में। पहचानने का तरीका यही है कि जैसे ही, अभी तो सिंपल सर्किट दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होगा भैया, बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप का, है ना, तो उसमें क्या होगा, अगर करंट सेम जा रही है, दो रेजिस्टेंस लगे हैं सेम गई, तो सीरीज, और करंट जाकर के डिवाइड हो गए तो क्या होगा, पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टोटल करंट की वैल्यू निकाले तो करंट आई थी वो डिवाइड हो रही है किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। यहां से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो I इक्वल टू V अपॉन आर, ये I की वैल्यू आ गई, टोटल करंट की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अगर हम I1 की वैल्यू निकाले तो क्या होगा बेटा, V अपॉन R1। R1 R2 R3 तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, वोल्टेज जो अप्लाइड कर रहे हैं वो क्या है, सेम, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर I2 की वैल्यू अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। ये I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब ये R इक्विवेलेंट आएगा, टोटल वैल्यू क्या आएगी, टोटल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हम I की वैल्यू लिख रहे हैं, टोटल करंट की वैल्यू लिख रहे हैं, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। ठीक, V वोल्टेज सेम है, तो चेंज नहीं हो रहा तो V लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद I1 की वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2 I2 की वैल्यू, और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। V कॉमन लेके कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट क्या है बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। अच्छा, पैरेलल में लगाने का एडवांटेज क्या है, जरा समझना। पैरेलल में अगर हम लगाएं, मान लो सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के, 5 ओम है, 6 ओम है, जो मानना मान लो, मान लिया R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू 6 ओम है। कितनी है, 6 ओम। तो अगर हम ये वैल्यू यहां रखें तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम क्या है बेटा, 6, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कैंसिल करो तो क्या आ गया, 1 अपॉन 2, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम। बताओ रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा, घट गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा क्या है कि सर्किट के रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लो इसको।